सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और पीएफएमएस के इस नए टॉपिक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, इससे पूर्व में आपने अपने विद्यालय की जब कैश बुक मेंटेन की होगी तो आपने पासबुक को सम्मुख रखते हुए उसकी एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए ही अपनी कैश बुक को मेंटेन किया होगा। लेकिन साथियों, पीएफएमएस में जो आपकी जेडबीए जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट जो है उसकी पासबुक की एंट्री को समझे बिना आप कैश बुक लगभग बनाना आपके लिए असंभव होगा। और साथ ही पीएफएमएस कैश बुक सामान्य कैश बुक से कैसे अलग बनने वाली है, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बार को ऑन करते हुए लाइक करते हुए ही आगे बढ़िएगा। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्योंकि अभी आप कैश बुक मेंटेन करने वाले होंगे। तो सबसे पहले मैं एक कैश बुक की जो आप ये पासबुक की एंट्री दिखा देता हूं। पीएफएमएस की जो आपको पासबुक प्रिंट आउट दिखेगी वो कुछ ऐसे होगी जो आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी, लेकिन आप इसमें समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें जो है सारी अमाउंट जो है पहले डेबिट किया गया है फिर क्रेडिट किया गया है। इसको विस्तार से समझने के लिए मैं आपको डेमो के माध्यम से और एक्सेल सीट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप बहुत इजीली अपने एजेंसीज की कैश बुक को मेंटेन कर लेंगे। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे। आपकी कुछ क्वेरीज होंगी कि सबसे पहले कि पीएफएमएस में जीरो बैलेंस सब्सिडी बैंक अकाउंट सामान्य सेविंग बैंक अकाउंट की पासबुक में एंट्रीज में क्या अंतर होता है। दूसरी आपकी हो सकती है कि क्वेरीज हो कि पीएफएमएस कैश बुक बनाने से पहले जेडबीए पासबुक के एंट्रीज को जानना बहुत जरूरी क्यों हो जाता है, और साथ ही पीएफएमएस कैश बुक बनाते हुए पहले खर्च की गई राशि और बाद में प्राप्त धनराशि को क्यों दर्शाया जाता है। यदि किसी शिक्षक साथी ने अपने पासबुक को एंट्री करके देख ली होगी तो आप इस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही पीएफएमएस कैश बुक सामान्य कैश बुक से कैसे अलग है और आपकी पीएफएमएस में जेडबीए की भूमिका समझे बिना आप कैश बुक को बना ही नहीं पाएंगे। तो हम चलते हैं, आपको स्लाइड से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये आपका एसएनए अकाउंट है, सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट, जो आपकी स्टेट में कोई एक बैंक होगा जिसको कि सिंगल नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसने कि क्या किया होगा, अपनी चाइल्ड एजेंसी नीचे अपनी चाइल्ड एजेंसी को रजिस्टर्ड किया होगा। चाइल्ड एजेंसी मतलब ये आपके स्कूल है, लेकिन अलग अलग विद्यालय के क्या होंगी, ड्राइंग लिमिट तय करेगा एसएनए, सिंगल नोडल एजेंसी इनकी ड्राइंग लिमिट तय करेगा। अब ड्राइंग लिमिट के तहत ये जो हमारी एजेंसी, हमारी चाइल्ड एजेंसी स्कूल जो है, हम उन ड्राइंग लिमिट और उनके कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, पीपीए जनरेट कर देंगे। और पीपीए जनरेट करते हुए हम अपने जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट में क्या कर देंगे, पीपीए को क्या दे देंगे, प्रोसेस के लिए दे देंगे। अब जेडबीए जो हमारा जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट है वो क्या करेगा, अपने डैशबोर्ड में हमारी जो ड्राइंग लिमिट, जो सिंगल नोडल एजेंसी ने हमारी ड्राइंग लिमिट तय की होगी, उस डैशबोर्ड में उस लिमिट को चेक करेगा। यदि पीपीए हमने उस लिमिट से अधिक बनाई है तो उस पीपीए को कैंसिल कर देगा, अन्यथा की स्थिति में वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंगल नोडल एजेंसी का जो बैंक अकाउंट होगा, जो बैंक होगा, वही आपका जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट, वही ब्रांच होगी उसी की। माना पंजाब नेशनल बैंक है एसएनए, तो हमारा जेडबीए भी पंजाब नेशनल बैंक होगा। तो ये अपने डैशबोर्ड में देखेगा कि इस एजेंसी की जो पीपीए है क्या वो ड्राइंग लिमिट से कम या ड्राइंग लिमिट के बराबर है, और प्रोसेसिंग करेगा। और सिंगल नोडल एजेंसीज को क्या के उस प्रोसेसिंग में क्या करेगा, वहां से ड्राइंग लिमिट की डिमांड करेगा। और सिंगल नोडल एजेंसी से ड्राइंग लिमिट जो है, उसकी पीपीए की जितनी ड्राइंग लिमिट है उसको क्या कर देगा, जेडबीए के माध्यम से, जीरो बैलेंस सब्सिडी बैंक अकाउंट के माध्यम से वेंडर्स को पेमेंट कर देगा। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट में हमेशा जो बैलेंस होगा वो शून्य ही रहेगा। ये एक मीडिएटर का काम करेगा सिंगल नोडल एजेंसी और वेंडर के बीच में। तो आप यदि कंफ्यूजन में है कि आपने जो पासबुक एंट्री की है उसमें कंपोनेंट की जो मद है, अलग अलग मद का प्रिंट आउट आपको नहीं मिला, तो आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि जीरो बैलेंस जो जेडबीए बैंक अकाउंट है आपका, उसमें ड्राइंग लिमिट जो हम एजेंसी से आप डीओ के उससे आप देख पा रहे होंगे, आप एक्सपेंसेस क्रिएट कर रहे होंगे डाटा ऑपरेटर के माध्यम से, और आप देख रहे हैं कि हमारी जो एजेंसी में ड्राइंग लिमिट 10,000 की है, तो 10,000 पासबुक में एंट्री नहीं आएगी जब तक कि वो खर्च नहीं होगा। तो कहीं कंफ्यूजन आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे कि आपकी जो ड्राइंग लिमिट तय की गई है एसएनए द्वारा, वो आपकी पासबुक में एंट्री में
प्रथम शेष या प्राप्त धनराशि में कहीं शो नहीं होगी। मुझे आशा करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी कि ZBA जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट में आपका कोई भी पैसा पार्क नहीं होगा और वो हमेशा जीरो रहेगा। और जब जीरो रहेगा तो यहां पर इंटरेस्ट आने की कोई संभावना भी नहीं है। तो चलता हूं मैं आपको किस तरह से ये काम करता है जीरो ZBA बैंक, किस तरह से इसकी पासबुक हमारे को दिखाई देती है, उसको समझने के लिए मैं बढ़ता हूं आगे आपकी डेमो शीट की ओर। बिना हम जनरल सेविंग बैंक अकाउंट और आपके जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट की पासबुक की एंट्रीज को समझे बिना हम कैश बुक बना ही नहीं पाते। जैसे कि पुरानी हम कैश बुक बनाते थे वो इस तरह से हुआ करता था कि हमें पता होता था कि फला तारीख को, माना 1 फरवरी 2003 को कंपोजिट ग्रांट आई है, तो यहां पर चेक संख्या, ये निकाली गई राशि, जमा राशि और शेष, तो 15,000 की माना कंपोजिट ग्रांट आई है, तो हमारा जो हमारी पासबुक एंट्री दिखाती थी 15,000 CR मतलब क्रेडिट दिखाती थी। और मैंने 1 तारीख को ही पेमेंट कर दी पेड टू अतुल सिंह और इस चेक नंबर से मैंने पेमेंट कर दी 13,000 की, तो यहां पर बैलेंस 2,000 का हमारी जो है सेविंग बैंक अकाउंट में शो होता था। और माना 31 तारीख को एक और ग्रांट आई है हमारी स्पोर्ट्स ग्रांट और वहां पर 17,300 स्पोर्ट्स ग्रांट आई है, तो वो जमा होके 2,000 में जमा होके इसमें ऐड हुआ करता था। और उसके बाद हमने माना अप्रैल में इसको चेक के थ्रू, देखिए यहां पर अगला सेशन भी चला गया, 15,000 हमने विड्रॉल कर दिए थ्रू चेक, हमने ट्रांसफर करें तो हमारा अमाउंट 4300 रुपए हमारा क्रेडिट रह गया। और नई पासबुक जब हम नई कैश बुक बनाएंगे तो ये प्रारंभिक शेष हमारा दिखाया देता था। तो ये हमारी सामान्य जो हमारी सेविंग बैंक अकाउंट की एंट्रीज होती थी। अब हम चलते हैं जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट की ओर। देखिए यहां पर कोई भी आपको डेट मेंशन नहीं होगी, लिमिट जो मेंशन पासबुक में एंट्रीज में नहीं आएगी। जब आप खर्च करेंगे तभी वो लिमिट क्या होगी, फैच होगी SNA अकाउंट को। माना मेरी कंपोजिट ग्रांट है, 1 तारीख को कंपोजिट ग्रांट मैंने खर्च की, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपका यहां पर ना मैं ZBA को अकाउंट को समझाने का प्रयास करता हूं। माना 1 तारीख को आपने खर्च किया, तो सबसे पहले जब खर्च किया तो उससे पहले आपकी पासबुक एंट्री में जीरो दिखाएगा। आपने खर्च किया तो आपके PFMS का यहां पर जो पर्टिकुलर आएगा ये C0, ये आपकी क्या आ जाएगी, आपने जो PPA जनरेट किया उसका नंबर आ जाएगा। और यहां पर पहले निकाली गई राशि आएगी, 15,000 निकाली गई राशि आएगी और शेष जो बैलेंस हो गया 15,000 DR लिखा होगा और कहीं पासबुक में -15,000 लिखा होगा। तो ये क्या करेगा, फैच करेगा अपने क्या SNA अकाउंट से 15,000 की लिमिट को फैच करेगा और किस वेंडर को देना है, जो वेंडर के लिए PPA जनरेट की है। तो 1 ही तारीख को हमने डेबिट किया PPA के थ्रू और 1 ही तारीख को हमारा क्रेडिट हो गया 15,000 और हमारा शेष जो है जीरो रहा। तो यही हमारा जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट है, हमेशा इसमें शेष राशि जीरो रहेगी। और हम जो 15,000 की माना हमने बल्क कस्टमाइज से इसको पेमेंट की है, तो हम यहां पर हमारी पासबुक सिर्फ यही मेंशन करेगी कि 15,000 हमारे निकाले गए हैं। फर्दर हम 15,000 को हमारी कैश बुक में अलग अलग मेंशन करेंगे कि हमने किस किस वेंडर्स को ये कंप्लीट पेमेंट बल्क में पेमेंट की है। जब मैं कैश बुक बनाने जाऊंगा तो उसमें हम बहुत क्लियरली इस बात को समझेंगे। अब माना दूसरा हमारा 31 तारीख को, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब PPA जनरेट हो जाती है किसी एजेंसी की ड्राइंग लिमिट के अगेंस्ट और वो बैंक को जमा हो जाए, जिस दिन PPA जनरेट हो जाती है वो बैंक को जमा करे या ना करे, वो हमारी अमाउंट क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है और वो फैच हो जाती है हमारे किसको, हमारे जो ZBA अकाउंट है उसमें फैच होना स्टार्ट कर देता है ड्राइंग लिमिट में, तो वो माइनस ही दिखाना स्टार्ट करता है। माना 17,300 को मैंने माइनस किया ड्राइंग 31/3 को, मार्च को, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट को मैंने किया, तो ये DR दिखाएगा। और माना नेक्स्ट मंथ को हमारा क्रेडिट होता है, हमारे यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो बैलेंस शीट होगी जो बनेगी वो क्रेडिट 17,300 से नहीं बनेगी। हम इसी को यहाँ पर ये काम SNA अकाउंट का, SNA के बैंक का है, ये हमारा काम नहीं है। हमने अपना विड्रॉल करा लिया, 17,300 हमारी पासबुक में दिखाई देगी और कैश बुक में भी हम 17,300 को 31 तारीख को ही क्या कर देंगे, सारे जो है भुगतान प्रक्रिया से क्या कर देंगे, जीरो बना लेंगे। अब ये 7/4 को आई है तो उसकी एक एंट्रीज डालते हुए हम क्या कर देंगे, वापस आके इसको फिर दोबारा जीरो कर देंगे अपनी कैश बुक में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को पॉज कर करके समझने का प्रयास कीजिएगा
और जब मैं कैश बुक बनाने जाऊंगा, उसमें कैश बुक में बहुत सारी हमारी होंगी। अगर हमने पैटी कैश लिया उसको कहाँ पर हम रखेंगे, और यदि हमने ऐसा कैश लिया अपने पीपीए जनरेट कर दिए प्रधानाध्यापक ने अपने खाते में, तो और पहले के पूर्व उनके बिल आपके पास है, तो उसे कैसे दिखाना है ताकि आपको किसी तरह की ऑब्जेक्शंस ऑडिट में ना आए। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।